let's get started. All right. So, if we talk about the case which is relating to the business combination and as 103, तो 103 जो है, if we see the things more closely, तो this is somehow मतलब manageable index, we can say. Sums are easy to do, but what happen exactly and at last when we conclude the chapter, तो सारे जो cases है वो कुछ एक्सटेंट तक मिक्स हो जाते हैं, दो वी हैव डू द थिंग्स वेरी जेंटली, बट स्टिल कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो मिक्स हो जाते हैं. तो इफ वी टॉक अबाउट द थिंग्स, तो स्टार्टिंग में वी डू द सम्स. स्टार्टिंग में जैसे सम्स किए, जैसे जैसे आगे प्रोसीड किए, फिर नॉर्मल सम्स आए, फिर रिवर्स एक्विजिशन आ गया, फिर मर्जर आ गया, फिर ऐसे डी मर्जर, और ये सारा जो है एट लास्ट कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है हमें. बट जो भी है, बट द थिंग इज इन दिस पर्टिकुलर वन वी आर रिकॉलिंग द थिंग्स विच इज रिलेटिंग टू द रिवर्स एक्विजिशन. अगर रिवर्स एक्विजिशन आ जाता है तो उसमें पर्टिकुलर क्या स्टेप्स बनती है. तो नॉर्मल में क्या होता है कि नॉर्मल में तो हमारा लीगल एक्वायरर, एक्वायरी एंड ऑल ये सारा ऐसा सही रहता है और नॉर्मली सम्स होते हैं. बट इन केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन में एक और नया कंसेप्ट आ जाता है विच इज रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग एक्वायरर और द अकाउंटिंग एक्वायरी. हाउ कैन वी डिटरमाइन द अकाउंटिंग एक्वायरर, कैसे डिटरमाइन करेंगे एन अकाउंटिंग एक्वायरी इज. तो हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी होगी जिसके बेसिस पे हम उसका उसका परसेंटेज निकालेंगे. परसेंटेज निकालने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमें, जैसे कि सर यूजुअली दो एग्जांपल लेते हैं इन एंटायर चैप्टर इज, वन इज ए लिमिटेड और अनदर वन इज द रिलायंस लिमिटेड. तो यूजुअली क्या होता है कि ए लिमिटेड जो है वो एक्वायरर है, लीगल एक्वायरर, और रिलायंस लिमिटेड जो है वो एक्वायरी है, लीगल एक्वायरी. बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इन केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन वाले केस में क्या हो जाता है इज दैट, रिवर्स एक्विजिशन वाले केस में जब हम प्रोपोर्शन निकालते हैं तो जो हमारा लीगल एक्वायरी था वो सडनली अकाउंटिंग एक्वायरर बन जाता है, बिकॉज उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा आता है. उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा आता है तो उस हिसाब से हम अकाउंटिंग भी वैसे ही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं. तो उसमें कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स लगाते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. और उसके बाद हमें यहाँ पे जो पीसी होता है, दैट इज ऑल्सो द डीम्ड पीसी, परचेज कंसिडरेशन और द नोशनल परचेज कंसिडरेशन. और यहाँ पे जो है एनसीए विच इज द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो एप्लीकेबल नहीं होता है. और बाकी सारा सेम ही है, बस हमारा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा और जैसे हम जो समझ रहे थे वो उसका रिवर्स हो जाएगा. तो वी कैन से द रिवर्स एक्विजिशन एज वेल. तो इसमें क्या होता है एज दैट, what happened in this particular situation is, so it happened when the company who actually pays the PC is not the acquirer company for accounting purpose as per Ind AS 103 के अकॉर्डिंग. ये बोलता है जो एक्चुअल में पीसी पे कर रहा है वो एक्वायरर नहीं है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. और व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलो, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एक्वायरर कौन है, एक्वायरर कंपनी क्या है. तो कंपनी हु एक्चुअली पीसी पे करती है वो होती है तो लीगल एक्वायरर है, पर वो एक्वायरी बन जाती है एंड एक्वायरी वाले केस में वो एक्वायरर बन जाती है. उसके बाद क्या होता है, तो हम वो परसेंटेज क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं. उसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन तो जैसे नॉर्मल निकालते हैं वैसे ही रहेगा. उसके बाद क्या होता है, दिस वन फॉर्मूला भी यहाँ यूज होता है फॉर वाइल कैलकुलेटिंग द डीम्ड परचेज कंसिडरेशन, और वी कैन से द नोशनल पीसी. तो यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना है कि कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है अकाउंटिंग एक्वायरर का. व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स of the accounting acquirer before the business combination से पहले कितना उसका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, डिवाइड बाय, उसको हमें डिवाइड करना है किससे, उसका कितना परसेंटेज निकला है जिसके बेसिस पे हमने उसको बोला ये अकाउंटिंग एक्वायरर है, और उसमें से हमें माइनस करना है. उसके बाद ये आ जाएगा पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर बिजनेस कॉम्बिनेशन डिवाइड बाय उसका कितना स्टैक बन रहा है, ये माइनस
कितना उसका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर था बिफोर बिजनेस कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लाइड बाय द फेयर वैल्यू ऑफ द अकाउंटिंग एक्वायरर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा डीम्ड पीसी आ जाएगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। तो ये इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। तो क्या होगा, फॉर्मूला एस कितना उसका बिजनेस कॉम्बिनेशन से पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड बाय उसका कितना परसेंटेज है, माइनस हम उसमें से माइनस कर देंगे क्या चीज, माइनस कर देंगे उसका कितना पहले था। जैसे लेट्स सपोज द केस उसका बनता है, उसका था सपोज, कुछ भी मान सकते हैं हम, सपोज उसका 60 था, डिवाइड बाय 60% हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली, और माइनस उसका पहले भी कितना था 60 था, मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू। तो अगर सपोज फेयर वैल्यू 40 है तो हमारा पूरा जो हम कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 1600 आ जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा। तो डीम्ड पीसी बस ये है। उसके बाद जर्नल एंट्री की पास करनी होगी। यस, नेट एसेट लेने होंगे हमें एक्वायरी कंपनी के एज द फेयर वैल्यू जो हम नॉर्मल बिजनेस कॉम्बिनेशन में करते हैं। उसके बाद एनसीआई यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। डज नॉट एनसीआई डज नॉट अराइज इन केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन, उसके भी रिस्पेक्टिव रीजन है। और हम यहाँ डीम्ड पीसी निकाल रहे हैं तो एनसीआई तो वैसे भी नहीं आ रहा है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकॉर्डिंगली डीम्ड पीसी लेस व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ द एक्वायरी कंपनी। और हमारा आ जाएगा गुडविल और क्या, जर्नल एंट्री पास कर देंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना देंगे। तो ये इजी स्टेप्स है, बस हमें थोड़ा सा स्टेप्स में थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑल सो हम पूरा बिजनेस कॉम्बिनेशन में कहीं भी कंफ्यूज ना हो, दैट द ओनली थिंग विच वी नीड